नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 2024 प्राप्तकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे बात की। भारत मड़प्पन में 17 बहादुर बच्चों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की असाधारण वीरता और बलिदान को स्मरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका बलिदान और वीरता और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता गुजरी जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुरी को भी स्मरण किया। सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी से बात करते हुए मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए उन घटनाओं को बार बार याद किया जाना ये भी जरूरी है। 325 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहबजादों ने उन्हें गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की वीरता याद दिलाई। ये वीरता हमारी आस्था का आत्मबल था। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। देश के लिए जीने वाला हर बच्चा, हर युवा वीर बालक है। साथियों, वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है, उनका बलिदान है। हमारा लोकतंत्र
हमें अंत्योदय की प्रेरणा देता है, संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। राजधानी लखनऊ में वीर बाल दिवस के अवसर पर समागम और सहज पाठ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज काबुल में सिखों के 8-10 परिवार ही बचे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब हम पाकिस्तान बांग्लादेश की घटना देखते हैं तो हमको सिख गुरुओं के त्याग याद आता है। सिख गुरुओं ने हमारे सामने जो आदर्श रखा वही हमको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। इस प्रेरणा से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम काबुल और बांग्लादेश बनने से बचेंगे। जितना सोना स्वर्ण मंदिर में दिया उतना ही बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर को भी दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर और दरवाजे स्वर्ण मंडित हुए या सोना महाराजा रणजीत सिंह जी ने दिया था। जितने भी सिख योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, देश के लिए अपने आप को शहीद किए थे, अपना बलिदान दिए थे और हमें आज भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी होगी। यह अवसर होते हैं जब हम उन्हें स्मरण कर सकें, उनके बलिदान से कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस वीर बाल दिवस के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सबसे अपील करूंगा कि हम लोग कोई भी ऐसा कार्य न होने दें जो हमारे गुरु परंपरा की भावनाओं के विपरीत हो। कोई भी ऐसा कार्य कतई हम लोग सभी मिलकर के गुरु परंपरा के गौरवशाली इतिहास के सम्मान की रक्षा करने के लिए जिस भी हद तक सहयोग किए जाने की आवश्यकता होगी, ये डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के कदम से कदम मिलाकर के चल करके पूरी परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए सदैव तैयार होकर के कार्य करने के लिए तैयार है। आज के इस अवसर पर वीर बाल दिवस के इस पावन आयोजन के अवसर पर मैं माता गुजरी को कोटि कोटि नमन करता हूं। दुख, उनका दर्द कौन महसूस कर सकता है। एक और यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2-4-10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वे हमें दें
कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने, कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भारत की फौज में हमारा सिख, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले से राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों 31 दिसंबर से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। अगर कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। वहीं उसके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी एक पत्र में सभी राज्य कर्मियों के लिए कहा गया है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दें, अन्यथा उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ जो कर्मचारी 31 दिसंबर तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की भी बात कही गई है। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए 2027 बेहद अहम और खास नजर आ रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। सपा आज से पीडीए पंचायत शुरू कर रही है, जो 25 जनवरी 2025 तक चलेगी। उधर कांग्रेस बेलगावी में नव सत्याग्रह बैठक कर यूपी सहित देश में अपने को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाएगी। लोकसभा में कांग्रेस की सफलता ने उसे उत्साहित कर दिया है। लगातार गिरते ग्राफ से कांग्रेस चिंतित है। लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस सपा के सहारे यूपी में अपनी प्रतिष्ठा बचा ली, पर सपा और कांग्रेस के संबंधों में अब खटास आ चुकी है। सपा पीडीए और कांग्रेस अंबेडकर और दलितों के नाम पर अगली लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। पीडीए पंचायत के जरिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हर जिले में जाकर पीडीए पंचायत की अध्यक्षता करेंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इसी नारे के बल पर उनको लोकसभा चुनाव में सफलता मिली है और इस नारे को 2027 की विधानसभा चुनाव तक नहीं बदला जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जरूरत के हिसाब से कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। यह बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई।
लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। हेमंत सरकार जनता को नए साल का तोहफा दे सकती है। ये तोहफा जनता के लिए सदमे से कम नहीं होने वाला। जी हां, महंगाई वाला तोहफा मिलने वाला है। सरकार ने जो वादा किया है वो निभाने की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल चुनाव पूर्व कई बड़ी घोषणाएं की गई और अब देखिए इस खास रिपोर्ट। झारखंड में पेट्रोल डीजल पर सेस की तैयारी। क्या चुनाव के बाद जनता का तेल निकालने की बारी? बाबूलाल मरांडी का आरोप, आम जनजीवन होगा प्रभावित। जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने की तैयारी। तो क्या जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने की कोशिश हो रही है? जी, झारखंड की हेमंत सरकार पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर प्रति लीटर 2 से 3 रुपए वसूलने की तैयारी कर चुकी है। ये आरोप है झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का। बकायदा बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से तत्काल इस तरह का फैसला वापस लेने की मांग तक कर डाली है। मगर क्या वाकई में सरकार ऐसा करने जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सेस लगने से पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे। इससे रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। इसका आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ेगा। बाबूलाल ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दामों में सेस लगाकर 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राजस्व बढ़ाने के निर्देश के बाद अधिकारी जनता के पॉकेट पर बोझ लादकर सरकारी खजाना भरने का प्रयास कर रहे हैं। हेमंत जी, ये जन विरोधी फैसला तत्काल वापस ले, क्योंकि इससे रोजमर्रा की चीजों में काफी महंगाई आ सकती है। आपके इस बेतुके निर्णय का आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ेगा। पहले बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव और अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के संकेत को देखकर जनता समझ चुकी है
कि आप व्यवहारिक चुनावी वादा कर उनके साथ कितना बड़ा छल किया है। राजस्व बढ़ाने के लिए छटपटाहट में लिया जा रहा आपका निर्णय जनता में भारी असंतोष पैदा कर रहा है। उम्मीद है सारे जनप्रतिनिधि भी राजनीति से ऊपर उठकर आम जनजीवन पर दुष्प्रभाव डालने वाले इस निर्णय को वापस करने की पहल करेंगे। वैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है ये कहते हुए कि पहले बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया और अब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में चुनावी वादे पूरे करने के दबाव में ये फैसले लिए जा रहे हैं। ये बात क्यों, तो जरा उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। सत्ता में आने से पहले सबसे बड़ी घोषणा में मैया सम्मान योजना है। मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति महीना करने का ऐलान किया गया था। इसकी पहली किश्त 28 दिसंबर को जारी करने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। साथ ही बिजली बिल माफी और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी इन बड़ी घोषणाओं में शामिल है और इन वादों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है जो राजस्व बढ़ाए बगैर पूरी नहीं हो सकती है। तो क्या ऐसे में सवाल ये कि वाकई में चुनावी वादों को पूरा करने के लिए हेमंत सरकार ये फैसला लेने जा रही है या सिर्फ विपक्ष सियासी अफवाह फैला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। खबर अयोध्या से है, जहां बाबा साहब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद 26 दिसंबर को मिल्कीपुर के चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह से माफी मांगने की मांग करेंगे। वहीं मामले को लेकर 21 दिसंबर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर चुकी है। बता दें कि अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी भी भड़की हुई है। अंबेडकर मामले को लेकर सपा भी भड़की और अवधेश प्रसाद अब धरना प्रदर्शन करेंगे। तो अवधेश प्रसाद अब अंबेडकर मामले को लेकर अमित शाह के खिलाफ उनसे माफी मांगने के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और मिल्कीपुर में वो धरना प्रदर्शन करने की तैयारी करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी 25 दिसंबर को ही ये धरना प्रदर्शन कर चुकी है और अब सांसद अवधेश प्रसाद भी गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो मिल्कीपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और अमित शाह से माफी मांगने की उनकी मांग है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।